बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद जॉन हुसैन है। 13 मई की रात हो रही है और अपडेट देने के लिए आपके साथ हाजिर हूँ। ट्रंप जो है वो चाइना पहुंच चुका है और चाइना जाके उसको ना प्रेसिडेंट ने रिसीव किया ना प्राइम मिनिस्टर ने रिसीव किया। लोग बातें कर रहे हैं कि जी पहले लोग कह रहे थे कि ट्रंप चाइना जाने से पहले चीज़ों को रिजॉल्व करेगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मुझे नहीं लगता कि रिजॉल्व होने वाला है यह मामला चाइना जाने से पहले। और चाइना जाके क्या डिस्कशन हो रही है, क्या बातें हो रही हैं, क्या पीस की तरफ जाएगा डोनाल्ड ट्रंप, और क्या डोनाल्ड ट्रंप इन द फर्स्ट प्लेस फैसला लेने वाला है जो आप कह रहे हैं कि ट्रंप जो है वो ब्लॉकेड हटाएगा चाइना जाके। इसके ऊपर भी बात कर लेंगे और मैकेनिक्स को समझेंगे, एग्जैक्टली यूएस और चाइना के रिलेशनशिप को देखेंगे थोड़ा सा इकोनॉमिकली। और ये जो कांग्रेशनल हियरिंग हुई है जिसके अंदर पीट हेग्जिथ जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर है, जनरल डैन केन यूएस के, और उसके साथ साथ जो ऑफिशियल्स हैं उनको जो रगड़ा दिया है कांग्रेस ने, जो बातें की हैं कि फॉर एग्जांपल डैमेजेस जो असेस किए जा रहे थे वो डैमेजेस कम असेस किए जा रहे थे, डैमेज एक्चुअली ज़्यादा हुआ है यूएस को। ईरान के बारे में जो सवालात किए जा रहे थे कि जी पहले उनको बोला जा रहा था कि उनकी नेवी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मिसिल्स नहीं है, अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मिसिल्स भी हैं, सब कुछ है। तो इस बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम एक जायज़ा लेंगे पूरी सिचुएशन का जो आगे जंग के हिसाब से बन रही है। देखें, ये सारी बातों को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले ये वीडियोस देखें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वीडियोस मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर पोस्ट की हैं। ये फुल वीडियोस आप देख सकते हैं ट्रांसलेशन के साथ। लेकिन बहुत बड़ी तादाद में ईरानी वापस आ रहे हैं अपने मुल्क और कह रहे हैं कि जी हम क्यों ना आए, ये हमारा वतन है, हमारा खून है, हमारी जान है। और टिकट्स नहीं मिल रहे बाकायदा लोगों को वापस आने के लिए, रेट्स इतने हाई हुए में, और मतलब स्पेस नहीं है वहाँ पे, कैपेसिटी नहीं है कि लोग फ्लाइटें वापस ले सकें। आमतौर पे नज़र ये आता है कि लोग भाग रहे होते हैं अपने मुल्क से, लेकिन ये लोग मुल्क में वापस आ रहे हैं जब दूसरी जो जो हमले का खदशा बन रहा है उसमें वापस आने की बातें हो रही हैं। और ईरानी बड़ी तादाद में दिखाया जा रहा है कि वापस आ रहे हैं और अपने स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। तो आप उन स्टेटमेंट्स को व्हाट्सएप चैनल के ऊपर देख सकते हैं, उसकी लिंक मैं कॉमेंट्स में पोस्ट कर दूंगा। अब अगर बात करें चाइना के विजिट की, चाइना ये जो बंदा गया बेचारा, इसको लग रहा था कि जाएगा और इसको सलाम करने के, सल्यूट करने के लिए प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे होंगे। और यहाँ पे जो सिचुएशन नज़र आई है वो ये नज़र आई है कि चाइना इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की विजिट से पहले, जाने से पहले भी चाइना ने जो कमेंट्स दिए वो इस वक्त ये दिखाते हैं कि चाइना बहुत सीरियस है कुछ मामलात के अंदर। कौन कौन से मामलात चाइना की तरफ से पेश हुए हैं, कौन कौन से मामलात यूएस की तरफ से डिस्कस होने, इस चीज़ के ऊपर बात होना ज़रूरी है। देखें, चाइना ने जब डोनाल्ड ट्रंप विजिट कर रहा था तो उससे पहले चाइना की जो एम्बेसी थी यूएस के अंदर, उसने जो है वो 4 रेड लाइंस पोस्ट की थी कि ये 4 रेड लाइंस है हमारी जो आप विजिट कर रहे हैं उससे पहले। क्या 4 रेड लाइंस थी? नंबर 1, द ताइवान क्वेश्चन। ताइवान क्वेश्चन क्या है? ताइवान और चाइना के बीच में, ताइवान एक छोटा सा खित्ता है, आइलैंड है, और बड़ी इकोनॉमी है, यूएस का उसके ऊपर सपोर्ट रहा है, वेस्टर्न पावर्स का सपोर्ट रहा है, और चाइना को ये चीज़ हजम नहीं होती। चाइना ताइवान को अपना हिस्सा कंसिडर करता है और हिस्टोरिकली आर्ग्यूमेंट्स देता है कि जी ताइवान हमारा हिस्सा है। यूएस जबकि उसको सपोर्ट करता है और यूएस ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील की है ताइवान के साथ। 11 अरब डॉलर इस वक्त दे चुका है, जो वेपन सप्लाईज हैं उनको दे चुका है। और जो अभी 15-16 अरब डॉलर की जो आर्म सप्लाईज हैं वो अभी बाकी हैं रिलीज करना। तो उसके ऊपर एक टेंशन बनी हुई है। दूसरी चीज़, डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स के ऊपर चाइना ने कहा है कि रेड लाइन है, ये जो डेमोक्रेसी के नारे लगाते रहते हो, ये यहाँ पे आ रहे हो तो इज्जत से आओ। यहाँ पे आने से पहले जो कैंपेन चलाते हो ना कि जी चाइना के अंदर ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये बातें नहीं करना, ये हमें कबूल नहीं है। तीसरा, पाथ्स एंड पॉलिटिकल सिस्टम्स। पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर बात की है कि चाइना का जो अपना सोशलिस्ट निज़ाम है उसकी रिस्पेक्ट की जाए, चाइना के इंटरनल अफेयर्स और उसका जो डेवलपमेंट मॉडल है उसको जो है वो देखा जाए। और इसीलिए चौथा पॉइंट दिया कि डेवलपमेंटल राइट जो चाइना का है कि चाइना इकोनॉमिकली अपने आप को और बेहतर करे, उस चीज़ को आपने जो है वो बर्दाश्त करना है, उस चीज़ को आपने नहीं छेड़ना। तो ये 4 बातें चाइना ने रेड लाइंस के तौर पे पोस्ट की थी। लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर की, उसके अंदर और भी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल, इस वक्त यूएस ने बहुत सारी कंपनीज को सैंक्शन कर दिया है। हांगकांग के अंदर कुछ एंटिटीज़ हैं, कुछ कंपनीज हैं जिनको सैंक्शन किया है ईरान को सपोर्ट करने की वजह से। कुछ पेट्रोकेमिकल कंपनीज हैं जिनको सैंक्शन किया गया है तेल खरीदने की वजह से। और भी बहुत सारी डिफेंस रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं जिनको सैंक्शन किया गया है, जिसके ऊपर बात होगी। साथ ही साथ बात इस चीज़ पे भी होगी कि ईरान और यूएस के हवाले से जो डी एस्केलेशन है उसको किस तरीके से पूरा किया जाए, उसके ऊपर बात होगी। लेकिन ये मेन मुद्दा नहीं है चाइना की डिस्कशन का यूएस के साथ। बहरहाल एक इंपॉर्टेंट मुद्दा ज़रूर है। इस वक्त जो चाइना का मेन फोकस है और यूएस का मेन फोकस है वो बात है 2025 का जो बुसान ट्रूस हुआ था। बुसान ट्रूस क्या हुआ था? बुसान ट्रूस हुआ था कि बुसान ट्रूस
2025 में हुआ। उससे पहले ट्रंप का याद होगा आपको कि ट्रंप बड़े बड़े स्टेटमेंट्स दे रहा था कि हम 145% टैरिफ्स लगा देंगे चाइना के ऊपर, और चाइना को हम ये कर देंगे, चाइना को वो हम कर देंगे, ऐसा कर देंगे। तो 2025 के अंदर एक ट्रूस हुआ था जिसके अंदर दोनों साइड्स ने एक बात की थी कि जी आप हमारे साथ कुछ कंसेशंस ले लो, हम आपके साथ कुछ कंसेशंस ले लेते हैं। टैरिफ्स को रिड्यूस किया गया, 30 से 45% के बीच में टैरिफ्स लेके आए यूएस, और यूएस के टैरिफ्स चाइना के ऊपर। चाइना ने ऑन दी अदर हैंड जो उनका सोयाबीन्स की खरीदारी है यूएस से, उसको बढ़ाने की बात की, और उस ट्रूस का टाइम लिमिट था 1 साल। अब 1 साल पूरा होने वाला है 2026 नवंबर में, तो उसके ऊपर, उस ट्रूस के ऊपर बात होगी, इकोनॉमिक्स के ऊपर बात होगी, और उसके अंदर एक बड़ी डेलीगेशन बिजनेसमैन की है जिसके अंदर इलॉन मस्क भी शामिल हैं। और इलॉन मस्क इसलिए शामिल हैं क्योंकि जो टेस्ला है, जो ब्रांड है गाड़ी का, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, वो ब्रांड चाइना के अंदर दूसरे नंबर पे, सेकंड लार्जेस्ट फैक्ट्री जो है वो इलॉन मस्क की है, और सेकंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन वहाँ पे है। तो उस ब्रांड को, उसकी जो रेयर, जो उसकी चिप्स, फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी के अंदर जो एआई की चिप्स यूज होती हैं, वो चिप्स, रेयर मिनरल्स जो चाइना एक्सपोर्ट करता है, रेयर मिनरल्स यूज होते हैं और वो सिर्फ चाइना ही सप्लाई कर सकता है, तो उनके ऊपर भी बात होगी। ओवरऑल इकोनॉमिक पावर डायनामिक्स में अगर देखा जाए तो जायंट है चाइना यूएस के मुकाबले। ऑल्दो यूएस भी बड़ा सिस्टम है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस के ऊपर चल रहा है, जबकि चाइना के पास हार्ड जो है वो पावर है कि वो किसी तरीके से इकोनॉमिकली डैमेज कर सकता है यूनाइटेड स्टेट्स को, क्योंकि ना सिर्फ चाइना के पास $3.5 ट्रिलियन के रिजर्व्स हैं, बल्कि बहुत सारा डेट यूएस का खरीदा हुआ है सिक्योरिटीज के फॉर्म में। चाइना ने $600 अरब से ज्यादा जो है वो सिक्योरिटीज खरीदी हुई हैं चाइना ने, और ये एक लॉन्ग टर्म लेवरेज के तौर पे भी काम, लोग कहते हैं, एनालिस्ट कहते हैं कि ये काम कर सकता है। तो चाइना से बहरहाल मामला सेट करने के लिए ट्रंप वहां पे पहुंचा है। ईरान का इशू क्या चाइना के साथ डिस्कस होगा? बिल्कुल होगा, लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप इसके ऊपर कन्विंसिंग मांगेगा कि चाइना उसको कन्विंस करे, या चाइना ईरान को ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए बात सारी ये आपको समझना पड़ेगा कि ये एक ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक अम्ब्रेला के अंदर ये सारी चीज़ें काम करती हैं। जो लोकल पॉलिटिक्स है, जो लॉबीज हैं यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जो इजरायली लॉबीज हैं वहाँ पे जो काम कर रही हैं, एपेक है और दूसरी लॉबीज हैं, उनका जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर भी है, वो सिस्टम को बहुत अच्छी तरीके से चलाती भी हैं। जॉन मेयरशाइमर जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात भी की, और मैं पहले भी वीडियोस को बना चुका हूं जिसके अंदर मैंने ये बातें कवर की हैं। तो बात सारी ये है कि कन्विंसिंग नहीं चाहिए इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स को। यूनाइटेड स्टेट्स को पता है कि वो दूसरी जो जंग करने की कोशिश कर रहा है, वो जंग वो नहीं कर सकता, लेकिन एट द सेम टाइम उसके पास ऑप्शन क्या है। बात सारी ये है कि पैसा भी लिया हुआ है, जाहिर सी बात है, $250 मिलियन जो है वो लिए हुए हैं एपैक और एडल्सन लॉबी से, वो भी लिए हुए हैं। साथ साथ पीछे पसे पर्दा चीज़ें जो चल रही हैं, वो भी आपको पता है कि क्या चीज़ें चल रही हैं, दूसरे मामला क्या चल रहे हैं इसराइल के हवाले से। तो जाहिर सी बात है, पता है, मालूम है कि किसी तरीके से आगे हमला करके जीत नहीं हो सकती, लेकिन बहरहाल करना पड़ेगा हमला, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स की जो अपनी आवाम है वो गई भाड़ में, सब लोग गए भाड़ में, इकॉनमी गई भाड़ में। किसी तरीके से ईरान को ख़त्म करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ईरान सर्वाइव कर गया तो ये क्वेश्चन जो है वो ले डूबेगा यूनाइटेड स्टेट्स को और इसराइल को। उनकी जो हेजेमनी है, उनकी जो पावर है, जो डायनामिक्स काम करते हैं, वो किसी तरीके से ख़तरे में पड़ जाएंगे। तो ज़रूरी फील कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स। और देखें इसके अंदर बात सारी ये है कि जो ब्लॉकेड है वो भी कोई इफेक्टिवली इतना काम नहीं कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स की सपोर्ट में। बिल्कुल ईरान को नुकसान पहुंचा, लेकिन मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं कि इतना ज़्यादा नुकसान ईरान को नहीं पहुंच रहा है। ईरान की कौम ने 47 साल सैंक्शन सही है, एक जंग जो पहले सद्दाम की हुई थी 8 साल, वो सही, कितने लाखों लोग जो हैं वो शहीद करवा दिए, केमिकल वेपन्स उनके ऊपर पड़े। फिर दूसरी जंग हुई इनकी इसराइल के साथ, और न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए, लीडरान मारे गए, फिर भी ईरान सर्वाइव कर रहा है। ईरान बड़े टफ टाइम से गुजर चुका है और सर्वाइव कर चुका है। ये जो सर्वाइव करेंगे या नहीं करेंगे, ये बड़ा एक सवालिया निशान है। और इसीलिए अभी प्रेशर के थ्रू चीज़ें देखी जा रही हैं कि जी किसी तरीके से जो है ईरान सबमिट कर दे, सरेंडर कर दे। लेकिन ईरान ने अपनी जो डिमांड्स हैं उनको तो बाकायदा पब्लिक जो रोड्स होते हैं उनके ऊपर बिलबोर्डों पे छाप दी है कि जी आपको सवाल ना हो कि हमारी क्या डिमांड्स हैं, क्योंकि ईरान चीख चीख के बता रहा है कि हमारी ये डिमांड्स हैं। कौन सी डिमांड्स हैं ईरान की? जाहिर सी बात है, ईरान ने पहले से बोल दिया है कि हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो सवाल है उसको आप रिकग्नाइज करेंगे, आप इमीडिएटली जितनी भी जगहों पे जंग आपने मुसल्लत की हुई है उन जंगों को बंद करेंगे। अब जाहिर सी बात है, सारे इश्यूज लोग कहते हैं कि सारी चीजें सॉल्व कर दे। भाई मैजिकली थोड़ी ईरान सारी चीजें सॉल्व कर सकता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। और एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट जोन इस वक्त जो है वो लेबनान है, तो लेबनान के ऊपर ज्यादा फोकस है। जो दूसरे मामला हैं, फलस्तीन के मामला हैं फॉर एग्जाम्पल, वो भी जाहिर है क्वेश्चन का, लार्जर क्वेश्चन का हिस्सा है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही वक्त के एक ही सिटिंग के अंदर सारी चीजें रिजॉल्व हो जाए। उसके अंदर ये जो दूसरे जो
बैठे हुए हैं बोसा लेने के लिए, उनको भी तो सुधरना पड़ेगा ना, उन ममालिक को भी तो सही होना पड़ेगा ना। तो बात सारी ये है कि ईरान कह रहा है कि आप जंग बंद करें, आप हॉर्मोज को रिकग्नाइज करें, आप सैंक्शंस जो हमारी लगाई हुई हैं वो ख़त्म करें, आप जो फंड्स हैं वो रिलीज करें हमारे, और रेपरेशंस का जो मामला है, कॉम्पनसेशन का जो मामला है, कॉम्पनसेशन आपने अश्योर करानी है, पैसे जो आपने डैमेज किया है उसको आपने अश्योर करवाना है कि सही हो जाए। ईरान ने अपनी पोस्ट की हुई हैं डिमांड्स, बाकायदा दुनिया को चीख चीख के बताया हुआ है, फिर भी सामने से हमें नजर ये आता है कि जी ईरान की लीडरशिप ऐसी है, ईरान की लीडरशिप डिवाइडेड है। बहरहाल जो अभी सिनेरियो नजर आ रहा है, दूसरा अगर हमला करते हैं तो भाई क्या हमला किस तरीके से, देखे मल्टीनेशनल एक फोर्स बना दी है। यूके का जो HMS ड्रैगन है, जो शिप है वो आ रही है यहाँ पे। जो चार्ल्स डिगाल का स्ट्राइक कैरियर ग्रुप है, फ्रांस का अपना एक कैरियर है चार्ल्स डिगाल कैरियर, जैसे यूएस का अपना इब्राहिम लिंकन है, तो वो जो है वो यहाँ पे लेके आ रहे हैं, कह रहे हैं कि ये डिफेंसिव मनूवर होगा, हम डिफेंड करने के लिए आ रहे हैं उन कश्तियों को। लेकिन ईरान ने कह दिया है कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर कोई इंकर्जन हुई। जाहिर सी बात है, पहले हम देख चुके हैं, जो डिएगो गार्सिया के अंदर भी इन्होंने मिसाइलें दाग दी थी, वो दोबारा मुझे नहीं लगता कि हिचकिचाएंगे। साइप्रस के अंदर हमें हमले नजर आए, मुझे नहीं लगता कि दोबारा हिचकिचाएंगे। अभी इस वक्त जो सिनेरियो बन चुका है वो यही बन चुका है कि भाई फॉर एग्जांपल यूएई के अंदर अभी जालियां लगाई जा रही हैं, जो ऑयल फैसिलिटीज़ हैं उनके पास स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं, किसी तरीके से ड्रोन्स ना आए। सऊदी अरब के अंदर जो F-16 फाइटर हैं जो तैयार हैं, 15-16 F-16 तैयारे कल आ चुके हैं सऊदी अरब के अंदर, प्रिंस सुल्तान एयरबेस के ऊपर, और तैयारी इस वक्त जाहिर सी बात है मुकम्मल नज़र आ रही है। और सऊदी अरब से भी अगर कल को उड़ते हैं जहाज़ हमला करने के लिए यूएस के, या यूएस के रिफ्यूलर्स जो वहाँ स्टेशन है अगर वो यूज़ होते हैं तो दोबारा सऊदी अरब के ऊपर हमला हो सकता है, ये चांसेस बहुत हाई हैं। और साथ ही साथ यूएई के जो इंटेलिजेंस चीफ हैं उनकी मुलाकातें होती रही हैं मोसाद के इंटेलिजेंस चीफ के साथ, बहरीन के इंटेलिजेंस चीफ की मुलाकातें पहले भी रही हैं मोसाद के चीफ के साथ। तो हालात तो बहरहाल ऐसे ही हैं कि ये सारे ममालिक मिडल ईस्ट के जो हैं वो डायरेक्टली सपोर्ट कर रहे थे यूनाइटेड स्टेट्स को, और अभी भी हो सकता है वो सपोर्ट करें। और यहाँ पे देखें, सारी बात ये है कि इस वक्त पूरा जो इशू है वो ये बन गया है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए बैलेंस करना कि किस तरीके से अवाम को शक्ल दिखाई जाए, क्योंकि वहाँ पे सवालात उठना शुरू हो गए हैं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जनरल डैन केन के साथ, हेग्जिट के साथ और जो दूसरे ऑफिसर्स के साथ, अब एक एग्जांपल दूँ तो वहाँ पे न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट आई है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की तरफ बेसिस हैं ईरान के, 33 में से 30 बेसिस जो है वो फंक्शनल है ईरान के, और 70% से ज़ायद मिसाइल कैपेबिलिटी ईरान के पास अभी भी है। हम यहाँ, अब क्यों कोट कर रहा हूँ मैं न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह को, क्योंकि जाहिर सी बात है हम यहाँ पहले दिन से बताते हुए आ रहे हैं कि भाई डैमेज ज़्यादा हुआ है। फॉर एग्जांपल हियरिंग के अंदर बोला उन्होंने कि $29 बिलियन का जो है वो डैमेज हुआ है, जो कॉस्ट लगी है। ये डैमेज पूरा नहीं बता रहा मैं आपको, ये सिर्फ कॉस्ट बता रहा हूँ, जो कॉस्ट लगी है ऑपरेशनल। डैमेज तो अलग है, इकोनॉमिक डैमेजेस वगैरह अगर आप काउंट कर लें तो जो है प्रोजेक्शन कहाँ पहुँच जाएगी। लेकिन बहरहाल जो इस वक्त सिचुएशन है वो यही है कि ईरान ने बहुत ज़्यादा डैमेज किया था यूएस को। खबर आई थी न्यूयॉर्क टाइम्स की कि 16 बेसिस में से 13 बेसिस जो है वो कंप्लीटली इनऑपरेबल हो गए थे यूनाइटेड स्टेट्स के। और मैं यहाँ पे जाहिर है ईरान की खबरों को तो यकीन करना नहीं है, तो जाहिर है मजबूरन मुझे भी कोट करना पड़ रहा है, जबकि पहले दिन से जंग से जब मैं अपडेट्स देता हुआ आ रहा हूँ तो बाकायदा पिक्चर्स के साथ मैं दिखाता हुआ आ रहा था अपनी वीडियोज़ में कि भाई ऐसा हो रहा है, डैमेज बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है, छुपाया जा रहा है आपसे डैमेज। अभी अगर जहाज़ों की भी बात करें, ना सिर्फ जहाज जो आपको नजर आए वो डैमेज होते हुए नजर आए, बल्कि इस वक्त जो जूल्स हर्स्ट है यूएस का असिस्टेंट सेक्रेटरी है डिफेंस का, उसने कहा, कबूल किया कि 39 एयरक्राफ्ट हैं ईरान ने जो डिस्ट्रॉय किए हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, 39 एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय किए हैं और 10 ज्यादा हैं जो डैमेज भी हुए हैं। तो बात सारी ये है कि इसके अंदर किस मुंह से हमला करेगा अगर यूनाइटेड स्टेट्स दोबारा हमला करेगा, क्योंकि जो अवाम है, ईरान की अवाम भी यहाँ पे रेडी बैठी हुई है, और ईरान की अवाम 3 करोड़ से ज़्यादा जो है वो शमूलियत करके बैठी हुई है। ईरान अपने आप को जो है वो रेडीनेस दिखा रहा है, ईरान कह रहा है कि जी हम किसी भी चीज़ को इंगेज करने के लिए तैयार हैं। और मुझे लगता है कि अब सुनहरा मौका है ट्रंप के लिए और अमेरिका के लिए कि देखें, अकली अगर फैसला करें तो इस वक्त ट्रंप कर सकता है ये कि वो कहे विजिट के बाद कि जी प्रेसिडेंट जी ने मुझसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा ब्लॉकेड हटा दो, तो मैं ब्लॉकेड हटा रहा हूँ। जाहिर सी बात है खुद तो करना ही है, लेकिन किसी का कंधा तो चाहिए। बोलना ज़रूरी है कि किसी ने रिक्वेस्ट की है तो मैं ये करने वाला हूँ, तो हो सकता है कि आपको नज़र आ जाए कि विजिट के बाद वो कहे कि जी हम ब्लॉकेड हटा रहे हैं, हमारी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। लेकिन अगर जिद पे ही अड़ना है, क्योंकि ईरान तो अपनी डिमांड्स कह रहा है कि हमने रीजनेबल डिमांड्स दी हैं, और यूएस की जो डिमांड्स हैं वो बिल्कुल अनरीजनेबल ईरान कंसिडर कर रहा है, तो हो सकता है कि इस जुमरे में हमला करना पड़े। लेकिन बहरहाल सिचुएशन क्या होती है सिर्फ वक्त बता सकता है। जंग के हालात बड़े तेज़ी से चेंज हो रहे हैं। अगली दफ़ा अगर अपडेट होती है दोबारा आपके साथ हाजिर हूँगा इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।